हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में वो जो पार्ट 1 हमने कवर किया था जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का, उसके आगे का पार्ट आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, मतलब उसके आगे का टॉपिक। सो ये पार्ट 2 है तुम्हारा जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट का। पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले वीडियो में, वो तुम आई बटन पे देख सकते हो। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पलक वर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद पलक वर्मा। सो today's topic is land degradation. Land degradation means कमी या डिग्रेड होना, कमी हो रहा, क्षय होना। सो ये लैंड डिग्रेडेशन। लैंड इज़ अ वाइटल फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। लैंड एक जो वाइटल रिसोर्स है जो हमें ज़रूरत रहता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड क्लॉथिंग के लिए, क्योंकि 95% जो हमारा बेसिक नीड्स है वो लैंड से ही आता है, और इसलिए हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड इंडिया में 130 मिलियन जो हेक्टर है वो डिग्रेड हो गए, मतलब वो क्षय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं लैंड, ठीक है। एंड 28% किससे खत्म हुआ है? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से। फॉरेस्ट खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए, इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। एंड 56% बाई वाटर इरोजन, और 56% जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो वाटर इरोजन की वजह से हो रहा है। एंड द रेस्ट बाय सैलिन एल्कलाइन डिपॉजिट, और जो बाकी है वो नमकीन या खारेपन या नमक के डिपॉजिट की वजह से लैंड डिग्रेडेड हो जा रहे हैं। मतलब मिट्टी में जो है नमक की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और दूसरे यूजफुल काम उस पर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लैंड एज अ डिग्रेड में काउंट किया जा रहा है। नाउ एग्जाम्पल, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इस सब में लैंड डिग्रेड किस वजह से हो रहा है? ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा गाय या शिप के द्वारा जो है लैंड जो है ग्रेज कर दिया जाता है, मतलब चरवाहों के द्वारा लैंड जो गाय बकरी में चराई जाती हैं उसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। और नाउ सेकंड है पंजाब, हरियाणा, यूपी। इसमें ओवर इरिगेशन की वजह से, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से मिट्टी का कटाव हो जा रहा है और हमको सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से पूरी भूमि डिग्रेड हो जाती है। नाउ मेन कॉजेज क्या है इसका? ग्रीड फ्यूल्ड ओवर यूज़, मतलब कि जो लालची रहते हैं वो अपना लालच पूरा करने के लिए इसका ओवर यूज़ करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों का कटाव हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंड ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, मतलब कि वही जो मैंने बताया था ओवर ग्रेज कर देने कैटल्स का, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। स्पेशली माइनिंग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का, क्योंकि विच लीव्स डीप स्केयर्स आफ्टर एक्टिवेशन। मतलब माइनिंग करते समय जब हम लोग माइन करते हैं तो हम लोग सुरंग बना के अंदर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, मतलब जो होल बनता है उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है, बाद में वो धल जाता है, तो इसकी वजह से और जो है लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। क्या क्या उपाय है कंट्रोल करने के लिए ये लैंड डिग्रेडेशन? तो पहला एफॉरेस्टेशन है, afforestation, counter plowing, regulated grazing, shelter beds and fixing mining gears, better farming technique। मतलब कि एफॉरेस्टेशन करो, काउंटर प्लोइंग एक टेक्निक होता है जो तुम अभी आगे देखोगे, और रेगुलेट करो ग्रेजिंग को, मतलब ज़्यादा गाय भैंसों का चराव नहीं होना चाहिए लैंड पे, और शेल्टर बेल्ट फार्मिंग का टेक्निक होता है, ये भी तुम अभी देखोगे मेरे इस वीडियो में अगर तुम बने रहते हो। तो शेल्टर बेल्ट भी एक फार्मिंग का टेक्निक होता है जिसको यूज़ करो तो इससे लैंड डिग्रेडेशन बचे, और हम जो है फिक्स करें माइनिंग का स्केयर्स को, माइनिंग को थोड़ा कम करें, माइनिंग स्केयर्स को, बेटर फार्मिंग टेक्निक का यूज़ करें जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बच सके, और फॉलो करें लैंड यूज़ पैटर्न को जो प्रोटेक्ट करें हमारे सॉइल को, स्टेबलाइज करें सैंड डून्स को बाय ग्रोइंग 30%। सैंड डून्स होता क्या है वैसे? सैंड डून्स मतलब कि जो कोन के शेप का जो सैंड से बन जाता है, मतलब हवा चलती है तो छोटे छोटे कोन के शेप में, और कोई इस स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, वो स्ट्रक्चर बन जाता है, हवा जब जो है रेत को उड़ा ले जाती है तब, तो उसको सैंड डून करते हैं। तो ये जो है ये कैसे रोका जा सकता है? अगर हम उसमें रेगिस्तान में थ्रोनी मतलब कांटेदार जो है झाड़ियाँ उगाते हैं तब ये जो है इरोजन रोका जा सकता है, इनकी वजह से जो इरोजन हो रहा है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल होगा। नाउ सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ का क्रस्ट, मतलब अपर मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ क्रस्ट का, जो कि सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को, और फॉर्म्ड थ्रू वेजिंग, मतलब कि अपर मोस्ट लेयर अर्थ का जो कि प्लांट के ग्रो करने में सपोर्ट करे और वो वेदरिंग के प्रोसेस से बने, उसको हम सॉइल कहेंगे। सॉइल जो होता है एक लिविंग सिस्टम होता है जो कि रिन्यूएबल होता है, मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक वो दिक्कत है कि ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर लेता है फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ बनने में। सो समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, इतना छोटा सा फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ बनने में मिलियंस ऑफ ईयर ले लेगा। सोचो अगर पूरा खत्म हो जाए तो क्या होगा। नाउ फोर्स कंट्रीब्यूट इन सॉइल फॉर्मेशन। अब वो फोर्स जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, जैसे टेम्परेचर चेंज, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, मतलब कि वाटर का आना जाना, विंड का एक्शन, ग्लेशियर मतलब बर्फ का पिघलना और बहा ले जाते हैं बर्फ, ये पिघलते हैं तो ढेर सारा मलबा, तो वही सब कह रहा है। एंड डिकम्पोजर्स जो
जो गलाते हैं, मतलब कि जो हमारे नेचर में जो नेचुरल डिकम्पोज़र पाए जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े जो पुराने जो सड़े गले चीज़ों को ख़त्म करके डिकम्पोज़ कर देते हैं, जिससे मिट्टी का न्यूट्रिएंट वापस आ जाता है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल रहती है। तो ये सब सॉइल को मदद करते हैं इसमें फॉर्मेशन बनने में। सॉइल इसी वजह से फर्टाइल होता है, डिकम्पोज़र से और ये सब एक्शन की वजह से। नाउ सॉइल फॉर्म्स ओवर टाइम ड्यू टू केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज। सॉइल जो होता है वो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस, मतलब सॉइल जो है समय के अंतराल में केमिकल और ऑर्गेनिक जो चेंज होता है उसकी मदद से बनता है। और इसमें ये ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों पाए जाते हैं सॉइल में, ठीक है। ह्यूमस वही नमी, ठीक है, मॉइस्चर। नाउ सॉइल एज क्लासिफाइड बाय कलर, थिकनेस, टेक्सचर। मतलब सॉइल को हम बांटते हैं किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे सॉइल का भी यूज होता है। नाउ केमिकल के बेसिस पे एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एंशिएंट इंडिया में, मतलब पुराने समय में हमारे इंडिया में सॉइल को मतलब उपजाऊ क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मतलब जितना वो उपजाऊ रहेगा उसके हिसाब से उसको दो नामों में बांटा गया है। जैसे कि उर्वरा, जो कि एक फर्टाइल सॉइल होता है, उसका नाम उर्वरा पहले के ज़माने में कहते थे। नाउ अनफर्टाइल जो सॉइल होता है, जिसको अनफर्टाइल भी कहते हैं, और उसका पुराने समय में नाम क्या था? उरारा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो ये क्या है, कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं इंडिया में? तो देखते हैं, हमारे इंडिया में 6 प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं, 6 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, जिससे एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटरेट, एरिड, फॉरेस्ट। ओके, तो एलुवियल की खासियत ये है कि ये फर्टाइल होता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। ब्लैक का खासियत ये है कि ये कॉटन सॉइल होता है, मतलब कॉटन के लिए बेस्ट होता है एंड रिच इन मिनरल्स होता है, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और रेड सॉइल जो होता है वो लो फर्टाइल होता है, मतलब उसका फर्टिलिटी कम रहता है, उपजाऊ क्षमता कम रहता है, और ये साउथर्न इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। और लैटरेट, एरिड, फॉरेस्ट, ऐसे हम सारे सॉइल का एक एक करके डीपली में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एलुवियल सॉइल, फर्स्ट सॉइल है हमारा। तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, ईस्टर्न और नॉर्थ दो यहाँ पे एरिया में पाया जाता है। और किसके डेल्टास के पास? महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबके डेल्टास के पास ईस्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। एंड फॉर्म्ड बाय रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि किससे बनते हैं? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बनते हैं। ओके, एलुवियल सॉइल हैव सैंड, स्लिट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल में सैंड होता है, स्लिट होता है, क्ले होता है, और क्रोजर होते हैं। क्रोजर मतलब कंकड़ी होता है ना, फाइन नहीं रहता, कंकड़ी थोड़ा सा मिट्टी, मतलब छोटे छोटे वो जो है रॉक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कंकर कहते हैं। छोटे छोटे कोर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके किनारे? रिवर सोर्स के किनारे, मतलब पहाड़ के नीचे फुट हिल्स में जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और नदी के पास ये कोर्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका नाम भी है दुआर्स, चौस, तरई, ठीक है, ये सब का नाम है। एंड फाइनर फर्दर अवे, अगर हम जैसे रिवर्स के दूर चले जाएंगे, रिवर्स एरिया के दूर चले जाएंगे, तो ये फाइन हो जाता है ये सॉइल। ओके, अकॉर्डिंग टू एज, हम इसके एज के हिसाब से इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है खादर, जिसको हम न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये जो ये पाया जाता है रिवर्स के किनारे, ये सैंडी होता है, इसका कलर लाइट होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब नाउ भांगर की बारी। भांगर जो होता है इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, और ये रिवर्स के दूर पाया जाता है, रिवर्स के पास ना फर्टाइल वाला पाया जाता है, ठीक है, रिवर्स के दूर पाया जाता है। और ये क्लेई होता है, ये डार्क कलर का होता है, इसमें कंकर पाया जाता है, और ये लेस फर्टाइल होते हैं। देखो, एलुवियल का मैंने अभी बताया कि ये कोर्स रहते हैं कहाँ पे? रिवर के सोर्स के पास, ठीक है, लेकिन फर्दर आने में फाइन हो जाते हैं। लेकिन देखो, भांगर के केस में बता रहा है कि रिवर से दूर पाए जाएंगे, लेकिन तब भी रिवर से दूर होने के बाद भी ये फाइन नहीं रहते, कोर्स ही रहते हैं, इसलिए ये अनफर्टाइल रहते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी इसमें कम रहती है। ओके, ना आप देखते हैं एलुवियल सॉइल जो होता है फर्टाइल किस वजह से होता है? वो फर्टाइल होता है, उसमें पाया जाता है पोटास, सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम, विच आर आइडियल फॉर शुगर कैन, जो कि आइडियल है, मतलब ये तीनों जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये आइडियल रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, किसके लिए? शुगर कैन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, सीरियल्स के लिए, एंड पल्सेस क्रॉप। मतलब कि शुगर कैन गन्ना, पैडी तो जानते हो तुम्हारा धान, वीट गेहूँ, एंड सीरियल्स एंड पल्स, पल्स मतलब दाल, ठीक है। इन सब क्रॉप्स के लिए ये जो है बेस्ट रहता है। ओके, और तुम इसका फोटो देख सकते हो। अब ये नहीं कहना कि दीदी कौन सा सॉइल हम कैसे पहचानेंगे, इसलिए मैंने फोटो भी लगा दिया है, इमेज भी लगा दिया है, आराम से देखो कैसा सॉइल दिखता है। नाउ अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉइल के ऊपर, जो है ब्लैक सॉइल। नाउ ब्लैक सॉइल को हम रैगोर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, मोस्टली इन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे? मतलब ये, और मतलब ये सब जगह जो मैंने बताया, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, यहाँ तो मिल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा एक्सटेंड करके पाया जाता है कहाँ पे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। एंड नाउ क्लेई होता है, इसमें मॉइस्चर होता है,
रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, पोटास पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, लाइम पाए जाता है, जो कि आइडियल रहता है किसके लिए, कॉटन के लिए। और डेवलप डीप क्रैक्स इन समर। देखो ये सारा तो खासियत मैंने बता दी कि इसमें बहुत मिनरल पाए जाते हैं, ये कॉटन के लिए बेस्ट है, लेकिन एक वो जो है कमी, लिमिटेशन देखने को मिल रही है कि ये देखो क्रैक्स बन जाता है इसमें। अभी मिट्टी में देखी होगी ना, अभी मैंने पिछले फोटो में साथ लगाया था ऐसे ही टाइप का फोटो, तो उसमें क्रैक्स बन जाता है। गर्मी में जब बहुत ज़्यादा देख रही हो, गर्मी पड़ती है तो सूख जाते हैं पूरी जमीन, इसकी वजह से मिट्टी में क्रैक्स देखने को मिलते हैं। वही ये बता रहा है कि ब्लैक सॉइल में वो क्रैक्स देखने को मिलते हैं समर में। एंड हेल्पिंग एरिएशन, लेकिन उसका फायदा ये है कि वो एरिएशन में मदद, एरिएशन मतलब हवा का आना जाना, ठीक है, हवा का अंदर आना बाहर जाना एरिएशन में मदद करते हैं। और ये स्टिकी होते हैं जब गीले होते हैं, ठीक है, चिपचिपे। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, ये कौन सा सॉइल है तो देखते हैं। रेड सॉइल फॉर्म्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, मतलब रेड सॉइल जो होता है किससे बनता है, इग्नियस रॉक्स, जो हमारा पहला रॉक्स बनता है लावा से, उस रॉक्स का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है उससे ये सॉइल फॉर्म होता है, इसलिए वो रेड होते हैं। ओके, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लो रेनफॉल के एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि ईस्टर्न और साउथर्न डेकन प्लेट्यूज, मतलब डेकन प्लेट्यू के ईस्ट और साउथ रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक, कम वर्षा हिंदी में कहते हैं, कम रेनफॉल होते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। रेड कलर इज ड्यू टू आयरन कंटेंट, ये इसका रेड कलर किस लिए होता है कि इसमें आयरन पाया जाता है, और ये वेल ड्रेन्ड होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, और येलो किस लिए पाया जाता है, व्हेन आयरन इज हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब पानी के हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है आयरन, तभी येलो दिखते हैं, ना तो ये जो है ऑक्सीडाइज रहता है आयरन तो ये रेड दिखते हैं। ओके, दिस वाला जनरली पोरस, ये पोरस होते हैं, फाइन ग्रेन्ड होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इनके, एंड फर्टाइल होते हैं, स्पेशली व्हेन डेप्थ, अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ये फर्टाइल हो जाते हैं, सॉइल फर्टाइल देखने को पाया जाता है, मतलब फर्टाइल मिलते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, साउथर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन में पाए जाते हैं, फुट हिल्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स के। ओके, तुम फिगर देख सकते हो कैसा दिखता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। लैटरेट सॉइल, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, लैटरेट, लैटरेट में से जो लेटर शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स ब्रिक, ब्रिक या ईटा। ब्रिक मतलब जानते हो ना, ईटे जो नॉर्मल अपने हम लोग के घर में यूज होते हैं, वही ब्रिक की बात हो रही है। नाउ ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ का एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हैवी रेनफॉल होता है जहाँ पे, वहाँ पे ये लैटरेट सॉइल पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, असम। ओके, एंड लो ह्यूमस ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसमें ह्यूमस की कमी रहती है, नमी की कमी रहती है, मतलब पानी इसमें कम रहता है हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है, जितना टेम्परेचर हाई रहेगा तो सारा मॉइस्चर इवोपरेशन से ऊपर क्लाउड में बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमस कम रहेगा। ठीक है, तो इस सॉइल में ह्यूमस कम रहता है, बट सुटेबल फॉर क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स के लिए सुटेबल रहता है, जैसे कि टी, कॉफी, कैश्यू विथ फर्टिलाइजर। लेकिन सुटेबल तो है इन सब के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर भी जरूरी है। एंड जनरली रेड इन कलर या रेड कलर में पाए जाते हैं। कैश्यू मतलब पता है ना, वही जो काजू उसको कहते हैं। ओके, टी कॉफी तो नॉर्मल सी बात है, सब जानते होगे। नाउ एरिड सॉइल, एरिड सॉइल क्या होता है तो देखते हैं। ये ब्राउन होता है, सैंडी होता है, सैलिन इन सम प्लेसेस, ब्राउन कलर के पाए जाते हैं, सैंडी होते हैं मतलब बालूदार होते हैं। ठीक है, सैलिन मतलब नमकीन। ओके, और सम प्लेसेस पे नमकीन होते हैं। ओके, जैसे कि इसमें भी ह्यूमस की कमी होती है, एरिड सॉइल में भी ह्यूमस की कमी होती है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर। और नॉर्मल सी बात है, हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, ड्राई क्लाइमेट में पाए, इसकी वजह से इस सॉइल में भी ह्यूमस की कमी रहती है, मॉइस्चर की कमी रहती है। ओके, जैसे कि मेन देखो हमारा हाई टेम्परेचर जोन राजस्थान और वेस्टर्न इंडिया, इस सब में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एरिड सॉइल। नाउ कैन बी मेड फर्टाइल, ये फर्टाइल बन सकते हैं अगर इरिगेशन हम प्लोइंग करें, नॉर्मल लैंड की तरह इसको भी अगर पानी मिले और प्लोइंग करे, जुताई करे, प्लोइंग मतलब जुताई होता है जो हल से जोतते हैं ना, तो अगर हम ऐसा करें तो ये भी जो है फर्टाइल हो सकता है। एंड लोअर होर्जिंग ऑक्युपाइड बाय कंकर, और इसका जो निचली परत रहती है उसमें कंकर पाए जाते हैं, ड्यू टू कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, कैल्शियम की मात्रा होने की वजह से इसमें नीचे के परत में कंकर पाए जाते हैं। ओके, नाउ फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली माउंटेन रीजन, ये हिली पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, लोमी होता है, सिल्टी होता है, सिल्ट मतलब छोटे छोटे कंकर टाइप के जो पत्थर होते हैं वही, सिल्ट इन वैली एरिया में सिल्ट रहता है, ऑन रिवर टेरेसेस, रिवर के किनारे, एंड कोर्स रहता है स्लोप पे, जैसे जो रिवर का ट्रेस जहाँ से ढलान शुरू होता है, ठीक है, वहाँ पे ये जो है सिल्ट रहता है, कंकड़ के फॉर्म में, छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्लोप पे जाएंगे तो ये जो है कोर्स हो जाते हैं और बड़े बड़े दिखने लगते हैं, मतलब इसके पार्टिकल्स और बड़े बड़े दिखने लगते हैं, और जनरली एसिडिक होते हैं और लो ह्यूमस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ देखें, देयर रीजन हैव सस्टेन रेन फॉरेस्ट, ये वहाँ पाए जाते हैं ये सॉइल जहाँ पे रेन फॉरेस्ट रहता है, मतलब कि हैवी रेन होता है, जैसे कि हमारा अमेज़न, तो ये उसी का बात कर रहा है, उसी सॉइल के। नाउ तुम फोटो देख सकते हो उसका। अब आगे बढ़ते हैं, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो देख लो पहले होता किस वजह से ये सॉइल इरोजन, और इसको हम तब बताएंगे ना कैसे कंजर्व कर सकते हैं, पहले रीजन तो देखो, पता ही नहीं है किस वजह से हो रहा है, हम कंजर्व करने के लिए आगे बढ़े हैं।
तो पहले पता तो रहना चाहिए मेन रीज़न क्या है। तो इसका मेन रीज़न है विंड और वाटर इरोजन, जो मैंने बताया, हवा उड़ा के ले जाती है मिट्टी, पानी बहा के ले जाता है, तो यही विंड और वाटर इरोजन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, बैड फार्मिंग का कोई बढ़िया टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं, इससे सॉइल इरोजन ना हो। बैड फार्मिंग टेक्निक है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रही है, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। कंजर्वेशन का टेक्निक क्या है? ट्रेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बैंड एंड काउंटर प्लोइंग। जैसा कि मैंने कहा था, चलो मैं आगे बताऊंगी ये सब टेक्निक। तो देखो, फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। देखो, इतना पढ़ते पढ़ते तुम लोग को भी लगता हो कितना दीदी कितना याद करना है, इसलिए मैं इसको फिगर से समझा देती हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम आराम से बना के कहीं भी लिख सकते हो। ओके, देखो टेरेस फार्मिंग क्या होता है? कोई टेरेस है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, उस पे हम देखो, ये देखो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी की तरह, ऐसे प्लॉट सीढ़ी की तरह हम स्पार्ट काट के बना के उस पर हम फार्मिंग करते हैं, वो टेरेस फार्मिंग होता है। ओके, और स्ट्रिप क्रॉपिंग में देख लो, स्ट्रिप की तरह, पतली पतली स्ट्रिप की तरह, मतलब एक प्लांट उगाए उसके बगल में दूसरा प्लांट उगाए, ऐसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कर देंगे, स्ट्रिप बना देंगे, मतलब कि मिट्टी का ऐसे जो है छोटा सा लाइन बना देंगे उसको अलग करने के लिए दो क्रॉप्स को। कि ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। और इसमें तुम चेंज भी कर सकते हो, मेनली बहुत जगह चेंज होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है, सेमी क्रॉप दो बार ऐसे लाइन में उगा देते हैं, तो मतलब चेंज भी होता है। ओके, और ना शेल्टर बेल्ट, देखो क्या होता है? शेल्टर बेल्ट एक ऐसा टेक्निक है, मतलब कि जहाँ तुम जो है सॉइल है जहाँ पे तुम फार्मिंग किए हो, उसके बगल में बड़े बड़े पेड़ लगा दो जो कि हवा को रोकें, जिसकी वजह से विंड इरोजन ना हो, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। जब विंड बहा के ले ही नहीं जाएगी मिट्टी को, मतलब उड़ा के ले ही नहीं जाएगा, तो इरोजन कहाँ से होगा? तो इसलिए शेल्टर बेल्ट एक टेक्निक है ये भी। नाउ देखो काउंटर प्लोइंग क्या है कि देखो पहाड़ी इलाका में अगर हम ऐसे ही मतलब जो नॉर्मल सा पहाड़ उसी पे और खेती करने को सोचे तो पूरा पानी डालेंगे बह जाएगा। इसलिए देखो काउंटर बना के पतले पतले रेखा बना के उस पर मतलब रेखा बनाते तो वहाँ का मिट्टी थोड़ा ऊपर कर देते, जिसकी वजह से काउंटर टाइप कैसे देखो लाइन वाइज बनाए ना, स्ट्रिप मतलब लाइन ऐसे पहाड़ पे, तो ये जो लाइन बना है इससे मतलब मिट्टी ऐसे उठाए रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी जब डाले तो वो बह के पूरा स्लोप से नीचे ना चला जाए, इसी को काउंटर प्लोइंग कहेंगे। ओके, सो ये सब टेक्निक है जो यूज़ करते हैं फार्मर्स इन हिल ट्रेन्स एंड नॉर्मल। दो ठो देखो, नॉर्मल का पता है, दो ठो हिली का है। हिल फार्मिंग का दो ठो टेक्निक है, टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर फ्लोइंग, और नॉर्मल जो है हमारा जो प्लेन्स में यूज़ होता है जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट, ये दोनों प्लेन्स का है। ओके, तुम देख सकते हो ना। आप देखो गुली इरोजन क्या होता है? गुली इरोजन जो होता है मेजर कॉज होता है, मुख्य कारण होता है लैंड डिग्रेडेशन का, जिसमें 40 लाख हेक्टर जो है इंडिया के अफेक्ट हैं, और स्पेशली कहाँ के? यूपी के, एमपी के, बिहार के, राजस्थान के, गुजरात के। और जो होता है ये वॉर्स हो जाता है क्लेई सॉइल में। गुल्ली इरोजन जो होता है सबसे खतरनाक क्लेई सॉइल में देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब क्लेई सॉइल है, क्ले की तरह, मतलब कि बहुत गीला है, तो उसमें अगर पानी पड़ा तो पूरा तुरंत बह जाएगा। गुल्ली इरोजन उसमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। क्ले सॉइल के लिए बहुत ही खराब है, वर्ड से यही बताना चाह रहा है। सीट इरोजन क्या होता है? समटाइम जो वाटर जो फ्लो करता है एज सीट के फॉर्म में, तो डाउन द स्लोप के किनारे, तो वो मिट्टी को बहा ले जाता है अपने साथ, तो इसी को हम सीट इरोजन कहते हैं ना। विंड इरोजन तो मैंने आगे साथ बता दिया था, लेकिन तब भी देख लो, मतलब कि विंड जो होता है ब्लोस कर मतलब बहता है, तो वो सॉइल को जब मतलब गिराता है, उठा अपने साथ जो ले जाता है सॉइल को, उसको गिराना रहता है, तो कभी फ्लैट गिराता है, कभी स्लोप के फॉर्म में गिराता है, जिसकी वजह से ये सब स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रेगिस्तान में देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बहुत देखने को मिलेंगे, तो ये विंड इरोजन की वजह से ही होता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं केस स्टडी पे, जो कि है सिटीजन 5th रिपोर्ट है सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट का, जो कि न्यू दिल्ली का है। ठीक है, देखो द सुखोमजरी हरियाणा एंड जबुआ एमपी प्रोजेक्ट ये प्रूव किया कि लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो कैन बी रिवर्स, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको उल्टा कर सकते हैं। कैसे? मतलब कि जो सुखोमजरी है जो प्रोजेक्ट है, वो इंक्रीज कर दिया ट्री की डेंसिटी को 13 हेक्टर से 1272 हेक्टर इंक्रीज कर दिया, जिसके वजह से जो होता है सॉइल इरोजन रुक गया, लैंड डिग्रेडेशन रुका। तो यही ये बताना चाह रहा है, और ये दोनों ईयर को दिया हुआ है, कब से कब में कितना हुआ ट्रीज, तो वो तुम देख लो। एंड इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन बूस्ट एग्रीकल्चर, मतलब इन्वायरमेंट का रिस्टोरेशन हुआ, मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन कम हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बूस्ट करता हुआ दिखा, एनिमल केयर बूस्ट करता हुआ दिखा, रूरल इनकम बढ़ा। मतलब देखो सुखोमजरी इनकम कितना हुआ? 10,000 से 15,000 पर ईयर हुआ 1979 से 1984 में। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस रिड्यूस विलेज गिल्ड, मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरफेरेंस है, मतलब जो विरोध करते हैं, ठीक है, वो इंटरफेरेंस करे, वो मतलब हस्तक्षेप करे, जिसके वजह से विलेज का गेन रिड्यूस हो गया। गवर्नमेंट नाउ टेक्स 43% ऑफ भाबर सेल। अब गवर्नमेंट जो होता है 43% जो भाबर सेल है वो ले ली है सेल इनकम को, ठीक है, और 23% वो ज्वाइंटली मैनेज किया जा रहा है ना। पीपल मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, अब पीपल्स का मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन भी देखो क्रूशियल होता है इसके लिए।
अब नाउ देखो एग्जाम्पल है, जैसे मध्य प्रदेश वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है कवरिंग 2.9 हेक्टर, ये कवर करता है 2.9 हेक्टर को, मतलब 1% इंडिया का, थ्रू कम्युनिटी लीड ग्रीनिंग, मतलब कि कम्युनिटी की मदद से वाटर सेट प्रोजेक्ट है, ये बहुत बढ़िया जो है पीपल्स का मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है इन दिस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ओके, नाउ सम एग्जाम पॉइंटर देख लो, जैसे कि मतलब ये से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हें मिस नहीं करना है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये सबको रट के जाना, एंड क्लासिफिकेशन भूलना मत दोनों का, सॉइल टाइप्स का एंड रिसोर्सेज का। ओके, एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स भूलना मत, ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिसेंट में सब प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कंजर्वेशन तो इम्पॉर्टेंट है भाई। ओके, थैंक यू, एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।